अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो सेठी साहब, कल शो रहा था, आपकी मांग थी कि वक्फा सवालों पर मबनी एक शो होना चाहिए। बिल्कुल, इतने सवाल आए हुए हैं और हम जवाब नहीं देते और लोग फिर नाराज़ हो जाएंगे, तो आज सवालों के जवाब ही देते हैं आज। अच्छा, वैसे लोग आपसे नाराज़ नहीं होते, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस माशाल्लाह भेजते रहते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन आप ख्याल करते हैं या तो आपकी केयर है, कंसर्न है उनसे रिलेटेड। तो असल में जितने इश्यूज चल रहे हैं, वो मिडल ईस्ट का हो, पाक इंडिया वॉर हो, चाइना के साथ मामलात हो, टैरिफ के मामलात हो, क्वेश्चन हर एक इशू के ऊपर है। तो हमने सोचा कि आज उन्हीं को मौका देते हैं, बजाय ये कि मैं सवाल करूं, उनके सवालों को हिस्सा बना लेते हैं। इंग्लैंड से कासिम याजा क्या जानना चाहते हैं? आपके ख्याल में नई हदबंदियां नहीं तय हो रही हैं दुनिया में? ट्रंप साहब का इंडिया और पाकिस्तान को एक पेज पे रखना, जब पहला उन्होंने बयान दिया तो लोगों ने समझा यार शायद गलतफहमी की बुनियाद पे दे रहे हैं, लेकिन 7 दफा उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जब ये अरब ममालिक उन्होंने दौरा किया, वहां से उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की, उसके बाद वो इसराइल के अंदर नहीं गए। और थोड़ा सा कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही आपको कि ट्रंप साहब की जो सोच है उसमें हमें थोड़ी सी वुसअत नजर आ रही है, दुनिया थोड़ी चेंज हो रही है? और कुछ हमारे भाई जो अभी तक वो अमेरिका को उसी कैटेगरी में उन्होंने रखा हुआ है, डोंट यू थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बेसिकली गेट क्लोजर एंड बेसिकली अपने जो मसाइल है वो हमारे हल हो सकते हैं? इस जो टाइम है, ये जो इनकी ट्रंप साहब का 5 साल का दौर है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि क्या हाल ही में जो ट्रंप साहब का रोल रहा है इन द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ऐसे लगता है कि उन्होंने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को और इंडिया के साथ इक्वेट कर दिया। हालांकि लोग जो तबसरे करते हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अब, और हम नहीं हैं, क्योंकि वो क्वाड के अंदर और सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी, नेवल एक्सरसाइजेस भी करते रहे इकट्ठे। और इंडिया में भी बड़ी शोहरत है इस बात की कि अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसके दौर में इंडिया और अमेरिका बहुत इकट्ठे हो गए हैं। और ये भी कि अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल कर दिया, हाइफनेट कर दिया है, तो इंडिया के अंदर बड़ी नाराज़गी है। और उनके चैनल्स अगर आप देखें तो अब पाकिस्तान को कम गाली दे रहे हैं, वो ट्रंप को ज़्यादा गाली दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद ट्रंप साहब जो है वो रोक नहीं रहे हैं, वो अभी भी वही हाइफनेट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। और अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की इंडिया की हमायत नहीं हुई। यहाँ तक कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, जयशंकर साहब, उनकी भी बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? तुम बाकी दुनिया तो ठीक है, नहीं किसी ने सपोर्ट किया, मगर अमेरिका, तुम तो अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे हो इंडिया के, तुम्हारे तो बड़े तल्लकार थे, तुमने तो बड़े हमें हरे बाग दिखाए थे, और क्या हो गया? वाई इज़ ट्रंप सेइंग ऑल दिस? और क्यों वो क्रेडिट ले रहा है? हालांकि हमने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, ये इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल ये सीज़ फायर हुई है। और तो इंडिया तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई मीडिएशन की है, वो फैसिलिटेशन भी नहीं मानते, वो इंटरवेंशन भी नहीं मानते, और तो बड़ी तनकीद हो रही है। तो अब आपका सवाल इस लिहाज से सही है कि क्या ट्रंप जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल कर दिया? अच्छा, मैं समझता हूँ ऐसे नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको क्यों। मेरा ख्याल है अभी भी इंडिया इज़ अमेरिकाज़ पार्टनर, और नरेंद्र मोदी भी जो है वो इसी चीज़ को लेके आगे चलेगा। और आप देखिएगा कि थोड़ी बहुत आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी ट्रंप की भी, और उसके लोगों की, और इंडिया के लोगों की आना जाना शुरू हो जाएगा, फिर नेगोशिएशंस होंगे। मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ प्लेइंग अ लिटिल हार्ड टू गेट। ट्रंप ने पाकिस्तान से कुछ ख़ास लेना देना नहीं है। हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस जो है वो बहुत ही कम है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। और हमने तो पहले ही यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया था कि जी हम तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर सब कुछ टैरिफ्स गिराने के लिए तैयार हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ट्रंप ने पाकिस्तान से तो कुछ नहीं लेना, मगर इंडिया से वो अभी भी वो ये कह रहा है। अब जैसे आपने सुना कि एप्पल, टिम कुक को उसने कहा कि इंडिया के अंदर आईफोन्स मत बनाओ, अमेरिका में आके बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा अगर इंडिया से आएंगे, एंड सो ऑन। तो मतलब है कि मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ नेगोशिएटिंग अ हार्ड डील विद इंडिया। वो एक तरफ डील्स करता है इस किस्म की, दूसरी तरफ जो उसके टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले किया हुआ है, क्वाड और ये पेंटागन के हवाले किए हुए हैं कि आप वो संभालें उन चीज़ों को।
और मैं तो जो है ना, मैंने अपना ये टैरिफ वाला प्लान है इसको कामयाब करना है, और ये बहुत उसके लिए अहमियत रखता है, बिकॉज़ ये आते सार उसने इसी के ऊपर तवज्जो दिलाई थी कि ये मेरा वेपन है फॉर नेगोशिएशन। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप जो है वो अब 7 दफ़ा नहीं 8 दफ़ा उसने यही जिक्र किया है, और इसके अलावा वो और आगे चला गया जिसके साथ इंडिया को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उसने कश्मीर की बात करनी शुरू कर दी। वो कहता मैं कश्मीर का मामला भी इन दोनों के दरमियान तय करूँगा। मगर अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बात करें तो आपको पता चलेगा कि स्टेट डिपार्टमेंट समझती है कि ये ट्रंप इज़ शूटिंग फ्रॉम द हिप। मतलब ये है कि ट्रंप ऐਵੇਂ ही कह रहा है। एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए और ट्रंप कहे या ना कहे। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहा हूँ। आपने देखा वो कह रहा था कि मैं तो इसराइल वाला डिस्प्यूट भी पैलेस्टाइन का सेटल करूँगा। वो कह रहा है मैंने यूक्रेन रशिया का डिस्प्यूट भी सेटल करना है। और अब वो कह रहा है मैंने इंडिया पाकिस्तान का भी करना है। तो वो तो बिल्कुल एक ऐसे है ना, एक जाल फैला रहा है कि जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और वो डिलीवर करेगा। अब इसराइल के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, मिडल ईस्ट के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही। उधर से यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे बाय ट्रंप ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेटो, और वो अपने टैरिफ्स जो हैं वो नहीं गिराएंगे और वो हार्ड नेगोशिएशन करेंगे। ट्रंप नाराज़ हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप बहुत सी बातें करता है पर उसकी वो ख़ास अहमियत नहीं होती बहुत सी बातों की। कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती। वो गेम्स खेलता है कि भाई देखता है किसी की कमज़ोरी कहाँ है, किसी की मजबूत कहाँ है, एंड ताकि वो कोई एज निकले उसको। दिस व्हाट ही कॉल्स द आर्ट ऑफ द डील। आपने देखा वो क्या करता है, लोगों को बुला के वाइट हाउस में ओवल रूम में बिठा देता है, मीडिया को कुछ बुला लेता है वहाँ और उनकी बेइज्जती करता है और उनको अंडर डिफेंस कर देता है, डिफेंसिव कर देता है। अभी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट आया हुआ था, उसके सामने उसने ऐसी ऐसी वीडियोस चलाई जो पुरानी थी और मगर उसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ज़ेलेंस्की के साथ उसने ये किया, उससे पहले उसने नेतन्याहू के साथ भी ऐसे ही करने की कोशिश की। तो आई थिंक ही इज़ अ गेम्स पर्सन, वो गेम्स खेलता है और आई थिंक ये भी उसी किस्म की गेम है। ही डजंट केयर कि जी इंडिया क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उसे पता है कि ही हैज़ द अपर हैंड। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वाली बात में थोड़ा सा वज़न है कि जी क्या ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। देखिए किसी किस्म की भी अगर ओपनिंग मिले तो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और अगर ट्रंप इस किस्म का रवैया उसने इख्तियार किया हुआ है तो इनको चाहिए कि ये ट्रंप के साथ और आगे बढ़े। और इस वक्त इंडिया काफ़ी तकलीफ़ में है। उन्हें पता है कि यहाँ हमारी हुकूमत ने 2 डील्स की हैं अमेरिकन के साथ, एक मिनरल डेवलपमेंट के ऊपर इन केपी एंड दूसरी डील की है ऑन क्रिप्टो करेंसी। और दोनों के अंदर इल्ज़ाम यही है कि ट्रंप के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं और ये तकलीफ़ हो रही है लोगों को। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। मगर मेरा ख्याल है ये वाइट हाउस के साथ इतना इनको करने की ज़रूरत नहीं है, इनको स्टेट डिपार्टमेंट के साथ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट कभी कभी थोड़े बहुत डाइवर्ट करते हैं। रोज़मर्रा की बातें, डेली इश्यूज़ जो होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट डील करता है। ओवरऑल पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर देता है ट्रंप। मगर ट्रंप को आपको पता ही है ना कि ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट के दरमियान भी बड़ी टेंशन है। अभी तो खैर उन्होंने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा दिया है, बट वैसे भी वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर वो कहते हैं मैंने हज़ारों लोगों की छुट्टी करानी है और US एड जो है और ये है और वो है। तो इज़ क्वाइट एंटी अ लॉट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट डिपार्टमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि स्टेट डिपार्टमेंट को अपनी तरफ करें। स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स इंडिया इन माय व्यू। तो वहाँ ये इसको करें और यूज़ करें एंड दे हैव गुड कॉन्टैक्ट्स इन अमेरिका एंड दे शुड। अब ये डेलीगेशन जो जा रही है आई थिंक दे विल गो टू अमेरिका फर्स्ट और लेट्स सी व्हाट दे आर एबल टू डू। सर इस एनालिसिस में खुर्रम अवान साहब अमेरिका से आपको मिल गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज़ नहीं हैं बल्कि वो गेम्स खेलते हैं और आने वाले दिनों में सेठी साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक इंडिया के साथ विजिट शुरू हो जाएंगे, आमदरफ्त शुरू हो जाएगी। आपको भी आपका जवाब मिल गया। अब अली कराची से क्या जानना चाहते हैं? भारत इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और बहुत सारा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट लिख रहा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो रोमांस है वो इंडिया के साथ कैसे ख़त्म हुआ? दूसरा, इंडिया का जितना वॉर के ऊपर जो कुछ उन्होंने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। उनका बासवा ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है, वेपन सिस्टम जो है, उसके अलावा कोई और वेपन पाकिस्तान को उस तरह से नुकसान नहीं पहुँचा सका। चाहे वो रफाल हो, चाहे वो Su-35 हो, या MiG-29 हो,
है, MiG-21 तो पहले ही मार खा चुका है। इतने सारी जगहों पे हिंदुस्तान ने हमसे मार खाई है और उनका फाइनली जो S-400 था वो भी तबाह हुआ। तो क्या हिंदुस्तान फिर भी जुर्रत करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की, या फिर किसी अन्य बिल्ली खंबा नोचे और उसकी तरह पानी वानी बंद करेगा और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ाएगा? आपने तो 2-3 सवाल एक सवाल में ठोक दिए। चलें, पहली बात तो ये आपने कहा कि दुनिया जो है इंडिया से नाराज़ है या इंडिया जो है को सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, इंडिया के ख़िलाफ़ आपने ये कहा कि इट्स बिकम एंटी इंडिया। एक्चुअली मैं समझता हूँ दुनिया एंटी इंडिया नहीं है। एंटी इंडिया होना और प्रो इंडिया होना दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। दुनिया अभी भी प्रो इंडिया है, मगर दुनिया ने जो रिएक्शन दिया है ऑन दिस पहलगाम, इंडिया उससे खुश नहीं है, बिकॉज सपोर्ट नहीं मिली उन्हें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिली का ये मतलब नहीं है कि वो एंटी थे इसलिए सपोर्ट नहीं दी। नो, उन्होंने सपोर्ट 2 वजह से नहीं दी। एक तो ये कि इंडिया ने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की। इंडिया ने एक दिन हमला होता है, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, अभी सवाल ही खड़े ही हो रहे हैं और इंडिया पहले ही इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान पे। ऐसे दुनिया को लगता है कि ये तो प्री प्लान्ड था सब कुछ और वो हमला कर देता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो वॉर से बहुत कतराती है, स्पेशली बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर्स। ये पहली दफ़ा है कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इस लेवल तक एक कॉन्फ्लिक्ट हुई है। 1962 क्यूबन क्राइसिस आप लोगों को तो खैर याद नहीं होगी, मगर तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, जब रशिया ने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लगा दिए थे और अमेरिका ने जो अंडर जॉन एफ कैनेडी उनको कहा था कि इनको रिमूव करो नहीं तो वी विल नॉट अलाउ योर मिसाइल योर शिप्स टू गो थ्रू, और बिल्कुल हेड ऑन क्लैश होने वाला था। एंड देन क्रुश्चोव was in Russia, सोवियत यूनियन, तो क्रुश्चोव ने फिर बैक ऑफ कर दिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम 2 nuclear armed countries have had this level of conflict, so people got very worried. And they felt that India should not do this. India should have presented evidence, then India should have used international forums to discuss these issues. But इस तरीके से हमला करना was wrong. Same, इंडिया का ये जो फ़ौरन उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन अनाउंस कर दी कि जी द न्यू नॉर्मल, मतलब ये है कि वी कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी एट वॉर विद पाकिस्तान। अब आगे से वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये पॉज है, अभी भी जो बात चल रही है ये पॉज है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो ये दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, इस किस्म की बात को। क्या मतलब है यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर? इसका मतलब है किसी स्टेज पे कोई भी उठ के वहाँ कुछ गड़बड़ कर दे तो आप कहेंगे पाकिस्तान ने किया है और आप हमले करने शुरू कर देंगे, और आप हमला करेंगे और आपको पता तो चल गया आपके पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। तो अब तो बड़ी इवनली मैच्ड है सब कुछ, और अब हमला आप करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान एंड चाइना आर वन। तो ये आप किधर ले जाना चाह रहे हैं? ये तो बहुत जल्दी एस्केलेट कर जाएगा टू न्यूक्लियर टेंशंस। तो ये भी वजह है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। सो देयर आर दीज 2 रीजंस, नो एविडेंस, एंड देन सेकेंडली द इंडियाज़ न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन जो है, दुनिया इसको सपोर्ट नहीं कर रही बिकॉज दे थिंक कि ये बिल्कुल एक रेसिपी है फॉर फर्दर एस्केलेशन नेक्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपन्स। तो आई थिंक एक तो ये, दिस इज़ टू आंसर योर क्वेश्चन। दूसरी बात ये है कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोमांस विद इंडिया इज़ वेयरिंग थिन। और ये 2 इसकी वजूहत है मेजर, एक लॉन्ग टर्म वजूहत है और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वजूहत ये है कि बीजेपी की जो फ़लसफ़ा है ना, इट्स नॉट सेलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया जो है वो यूरोप, स्पेशली द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ सेक्युलर। ये जो इंडिया के अंदर जो हो रहा है ये तो एंटी सेकुलर है। सो दिस इज़ अ वेरी रैबिड हिंदुत्वा आइडियोलॉजी, और जिसके साथ इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ आर फीलिंग अप्रेस्ड। पहली दफ़ा इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और आप देखिए ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की इंडिया इज स्लिपिंग। तो इंडिया का जो ग्रेट रोमांस था वाज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू ने बनाया था। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इंडिया? अ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक country, free elections, regular elections, no military overhang, and most important, so many states, good federal system, workable federal system. It was a model of how an underdeveloped country should set up its political system and try and develop. तो वो जो रोमांस है ना, which is why
क्योंकि इतने कल्चर्स वहाँ फ्लरिश कर रहे थे फॉर ऑल दोज ईयर्स एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 10 years कि दुनिया आती थी देखने के लिए. इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड, अभी भी है. बट वॉट हैज़ हैपेंड इज़ दैट द बीजेपी एंड RSS का जो आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये दुनिया इस चीज़ को पसंद नहीं करती. इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ द इमेज ऑफ इंडिया. तो इमेज के साथ ही तो रोमांस था कि इंडिया वॉज अ फेयर कंट्री. इट्स नो लॉन्गर अ फेयर कंट्री. इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ failing at the edges, authoritarianism, populism, these are all things that the international community frowns upon. तो मैं ये समझता हूँ कि the idea of India उसको भी बड़ा धक्का लगा under नरेंद्र मोदी because he's trying to create a new idea of India. वो एक civilizational religious idea create करने की कोशिश कर रहा है which is not acceptable to the secular community at large. तो आई थिंक ये दिस इज़ बीन द लॉन्ग टर्म थिंग. शॉर्ट टर्म में आपको मैं बताऊं कि ये इंडिया ने जो अब अपने मसल्स फ्लेक्स करने शुरू कर दिए ना, जो शुरू उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ किया और अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और वो रिबाउंड कर गया. वो आपने देखा कितने, अब कनाडा जैसा पीसफुल मुल्क, आज तक कनाडा का झगड़े किसी के साथ नहीं हुआ. पहला झगड़ा उनका अगर हुआ तो इंडिया के साथ हुआ बिकॉज इंडिया डीप स्टेट ने जाके वहाँ सिखों को मर्डर करने का प्लान्स बनाए हुए थे. अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ, यूके में भी ऐसे ही हुआ. तो दे आर शॉक्ड कि यार ये इंडिया की डीप स्टेट, व्हाट आर दे डूइंग. ये तो अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं और स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव डीप स्टेट पॉलिसीज, अथॉरिटेरियनिज्म, अनअकाउंटेबिलिटी, religious fundamentalism, minorities की no protection and so on. I think these are the issues इस वक्त जो इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रही. और पाकिस्तान इज़ लकी कि एक ज़माना था, आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था कि हमारे ऊपर भी इसी किस्म की पाबंदियाँ लग रही थी. लोग कह रहे थे यहाँ क्या कर रहा है, किस किस्म की इस्लामाइजेशन कर रहा है, एक्सट्रीमिज़म फैल रही है, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पाकिस्तानियत ख़त्म हो रही है, कुछ नई चीज़ बन रही है. तो आई थिंक इंडिया के अंदर भी कुछ लोग हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिस फेज़ में से गुज़रा है, जिसके असरात अभी भी हमें नज़र आते हैं, इंडिया उस फेज़ में से अब गुज़र रहा है. लोग कहते हैं इंडिया इज़ द न्यू पाकिस्तान और द न्यू ओल्ड पाकिस्तान. आई थिंक जनरल मुशर्रफ ने कुछ रिवर्स करने की कोशिश की थी, कुछ हद तक कामयाब रहे. बट अभी भी एज यू कैन सी we are a deeply religious society, or religion has crept into our politics as well. And this is something the international community doesn't like because उन्होंने तो state and religion को separate किया हुआ है and so on. So I think India, the romance of India is in trouble. The idea of India, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि what was that great idea of India, unity in diversity, let 100 flowers bouquet. वो ये नरियो इस किस्म की बातें करता था. So I think these are the short-term and long-term reasons that India is not sort of in the same romantic terms and idealistic terms जो पहले था. ठीक है. परवेज़ मुशर्रफ तस्करा किया एनलाइटेंड इस्लाम की उन्होंने जो कोशिश की थी, इसके अलावा उन्होंने एक और ज़िम्न में भी कोशिश की थी 4 निकाती हल दे के मसला कश्मीर का. उसी से जुड़ा एक सवाल लाहौर से अदील साहब ने पूछा है. आज से पहले जितनी भी कोशिश हुई मसला कश्मीर हल करने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किन मामलों पर कंसेंसस था, और आपके नज़दीक जब भी मसला कश्मीर हल होगा तो वो किन मामलों पर होगा? छोटा सा शॉर्ट लेसन इन हिस्ट्री. कश्मीर को सीरियसली डिस्कस एक आध ओकेजन पे हुआ है. आई थिंक द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट वाज मेड बाय नवाज शरीफ जब उन्होंने बस डिप्लोमेसी की. आपको याद होगा या पढ़ा होगा आपने कि 1999 में उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब को दावत दी थी और वो बस में आए थे लाहौर, और यहाँ लाहौर में बाग़ जना में उनकी रिसेप्शन भी हुई थी. और उन्होंने उस वक़्त आके ये तस्लीम किया पहली दफ़ा, एक इंडियन लीडर ने, वो भी बीजेपी लीडर ने, दैट इंडिया एक्सेप्ट्स द आइडिया ऑफ पाकिस्तान as a separate state, valid state, legitimate state. ये बहुत बड़ी development थी for the BJP to say this. कांग्रेस कहे या ना कहे उसकी उतनी अहमियत नहीं थी जितनी एक राइट विंग रिलीजियस पार्टी अगर ये तस्लीम करती है तो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट नवाज शरीफ साहब की और वाजपेयी साहब की.
मैं समझ रहा था उस वक्त एक बहुत क्रिटिकल डेवलपमेंट भी हुई थी। लोगों को याद नहीं है, मैं उस वक्त मुझे इसलिए याद है कि मैंने उसके बारे में लिखा भी था और पॉइंट आउट भी किया था। उससे कबल जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी तो पाकिस्तान कहता था कॉम्पोजिट डायलॉग से मुराद ये है कि पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ कश्मीर पे ही बात करेंगे और किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे। पहले कश्मीर का मसला हल करें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, दरियाए हैं, नहर है, ये है, वो है, सियाचिन है, ये बाद में हम बात कर लेंगे, पहले आप कश्मीर करें। उसको हमने कहते थे कोर इशू को करें, फिर बाकी बाद में। इंडिया कहता था नहीं, ऐसे है कि 7-8 चीज़ें हैं, एक टोकरी में डाल देते हैं, सबके साथ सबकी चीज़ों के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए। कश्मीर की भी बात हो जाएगी, सर क्रीक की भी बात हो जाएगी, सियाचिन की भी बात हो जाएगी, तजारत की भी बात हो जाएगी। तो सब छोटी छोटी टीम्स बना देते हैं और ये सिमल्टेनियसली ये सब कुछ करते हैं। कश्मीर इज़ अ कोर इशू, ये वाली पाकिस्तान की अप्रोच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके दौरान जब वाजपेयी यहाँ आया तो क्वाइटली पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने और गवर्नमेंट ने कोर इशू वाली जो चीज़ थी उसको हटा दिया बीच में से। उन्होंने कह दिया वी विल सेटल ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स। कोर इशू वाला बात निकाल दी कि, और ये तय हुआ कि अब सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया वाली बात मान ली, सब चीज़ें आगे चलेंगी। तो ये पहली मेजर अटैम्प्ट थी टू मूव फॉरवर्ड। उसमें इंडिया ने कंसेशन दी कि चले कश्मीर पे भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने ये कहा चले दूसरी चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं, सो वी मूव फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी लेड बाय जनरल मुशर्रफ, दे थॉट कि ये बड़ी ग्रेट बिट्रियल है, इंडिया के साथ तो दुश्मन है, ये क्या होने जा रहा है, और उन्होंने इसको साबोटाज कर दिया बाय कारगिल। और वो जो सारा नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था जो नवाज शरीफ ने किया था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद इंडिया स्टॉप ट्रस्टिंग यू कि यार है कि पॉलिटिशियंस कुछ बात करते हैं, पीछे से हमारी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की कुछ और कर देती। एंड देन नथिंग हैपेंड फॉर मैनी ईयर्स। सब कुछ ठप ही पड़ा रहा। नवाज शरीफ साहब चले गए, मुशर्रफ साहब आ गए और ये गए आगरा, मेरा ख्याल 2001 में। और 2001 में जब ये आगरा गए और वहाँ बातें शुरू हो गई कि चलो जी रिस्टोर करते हैं बात, मगर अब इस दफ़ा इंडिया ने कहा अच्छा जी ठीक है बात करते हैं, मगर अब थोड़ी सी तब्दीली होगी फार्मूले के अंदर। वो क्या, उन्होंने कहा ठीक है जी अब कारगिल तो होगी, माफ़ी शाफ़ी होगी, ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ना है? हमने कहा जी कश्मीर की बात होगी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है कश्मीर की बात कर लेते हैं, मगर टेररिज्म की भी हम बात करेंगे। तो वो कह रहे थे कि ये आप बंद करें, ये जो टूटी खोली हुई है आपने इसको बंद करें। हम कह रहे थे आप कश्मीर की बात करें। तो मुआहदा ये हुआ कि अब वो हुआ नहीं, टूट गई बात। हमने कहा कश्मीर की बात करें, उन्होंने कहा टेररिज्म की बात करें, तो बात नहीं बनी। मुशर्रफ साहब घर वापस आ गए। कोई आगरा गए थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 3 साल के बाद मुशर्रफ साहब ने फिर एक अपॉर्चुनिटी ली। उस वक़्त मईशत को बूस्ट देना था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, एंड इन्होंने बात शुरू की। मेरा ख्याल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मगर फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई और वो बात चलती रही। और वो बैक चैनल में बात हुई और उससे बहुत बारीक किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और वो बात अब आगे बढ़नी थी और वो आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मुशर्रफ साहब की हो गई छुट्टी। वो क्या थी बात, उसमें 4 पॉइंट्स थे और वो बैक चैनल से नेगोशिएट हो गई थी। अगर मुशर्रफ 1 साल भी और रह जाता तो मनमोहन सिंह थे वहाँ, वो हो जानी थी, मोहर लग जानी थी, कश्मीर सेटल हो जाना था। सेटलमेंट मोटी मोटी बात यही थी कि ये प्लेबिसिट शेबिसिट ये भी भूल जाए, ये 50 साल के बाद इसको 50 ईयर्स लेटर वील रेज दिस क्वेश्चन, अभी ये प्री मैच्योर है, इसको छोड़ दें। इन द मीन वाइल क्या करना है, दोनों कश्मीर जो हैं, हमारा भी और उनका भी, इनके दरमियान जो लाइन है वो उसको ज़रा रबर लेकर ना मिटा दें और इनको आना जाना शुरू कर दें, तजारत कर दें, उधर की इधर आएँ, इधर की उधर जाएँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, अमन की बात हो और लड़ाई झगड़े हम आपस के बंद कर दें। ऑटोनॉमी आप दे दें, हम दे देते हैं और लाइन को निकाल देते हैं। तो इसके ऊपर हो गई थी बात कि चलो जी दिस इज़ द बेस्ट वे आउट, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और कश्मीरी भी खुश हो जाएंगे। देन मुशर्रफ की छुट्टी हो गई और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यहाँ मैं ख़त्म करूँगा, मुंबई हो गया। मुशर्रफ साहब 2008 अगस्त में, जहाँ तक मुझे याद है, इनके ऊपर धमकी दी जरदारी साहब ने और
नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आपको इम्पीच करेंगे, आप छुट्टी करें नहीं तो इम्पीचमेंट होगी आपकी। मुशर्रफ साहब ने रिज़ाइन किया और अगस्त में चले गए। नवंबर दिसंबर है मेरा ख़्याल है कि मुंबई के अंदर अटैक हो गया, वो कसाब एंड अदर्स। तो वो अगर कोई चीज़ मुशर्रफ की आगे बढ़नी थी अंडर द न्यू गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, वो रह गई। और वो दिन है, आज का दिन है, कोई फिर सीरियस कॉन्वर्सेशन कश्मीर पे नहीं हुई। और ये भी जो अभी आप बात जो कर रहे हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, इट इज़ नॉट सीरियस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया आपके साथ कश्मीर के ऊपर बात करे। वो कौन से हालात होंगे, कब होंगे, कैसे, कौन उधर होगा कौन इधर होगा, जब इस किस्म की बात आगे बढ़ेगी या नहीं भी बढ़ेगी, आई कांट से। बट अभी कोई चांस नहीं है कि कश्मीर के ऊपर कोई बात हो सके। ठीक है, ये है पस मंज़र कश्मीर के मसले का। लेकिन भारत का मुस्तकबिल क्या है, भारत कैसे फंस गया है? राजा वलीद जो सवाल पूछ रहे हैं वो शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, तो क्या है डबल ट्रबल फॉर इंडिया? राजा वलीद गुजरात से सवाल पूछ रहे हैं। क्या भारत फंस गया है? क्योंकि अगर वो SU-57 रशिया से लेता है तो अमेरिकन नाराज़ हो जाएंगे। अगर अमेरिकन से वो F-35 लेता है तो रशिया नाराज़ हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी के ले भी लेता है तैयारी फर्ज करो तो फ्रांस नाराज़ हो सकता है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए भाई साहब, कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। अगर इंडिया अमेरिका से F-35 लेता है तो रशिया विल नॉट बी नो बिग डील। अगर इधर से वो रशियन है वेपन्स लेते हैं, नो बिग डील। ये इशू नहीं है कि किससे हथियार लेता है और किससे नहीं लेता और कौन नाराज़ होगा या नहीं होगा। मगर वो जो दूसरी बात है आपकी कि क्या इंडिया ने अपने आप को एक बक्से के अंदर बंद कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगा, नहीं, इसलिए क्योंकि अब करेगा क्या इंडिया। उन्होंने तो ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन कर दी है जंग की, अब इससे पीछे कैसे हटेंगे। और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है। और फिर इस दफ़ा जो कुछ किया इससे ज़्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। तो दे हैव कमिटेड देमसेल्व्स टू दिस। तो अगर फिर इंडिया जो है वो फिर हमला करेगा पाकिस्तान पे, तो ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा ख़तरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं पहले राउंड के अंदर ही। आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे वो? और उन्होंने तो आपकी मिसाइल्स आपके शहरों के ठिकाना के ऊपर लगा भी दी हैं। तो अब रह क्या गया है? ड्रोन्स भी उनकी आ गई हैं यहाँ। तो उन्होंने तो जो भी उनके पास था दे थ्रोन इट एट यू, और आपने काउंटर कर दिया, और उस काउंटर के अंदर आपके नंबर लग गए, उनके नंबर ख़त्म हो गए। तो अब इंडिया जो है वो एक, जैसे कहते हैं, एक वुंडेड टाइगर है और एक बॉक्स के अंदर उसने बंद कर दिया। अगर कोई ऐसा चीज़ होती है तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो उड़ जाएगा। वो आवाम कहेगी ओ जी तुसी तो क्या तुसी कुछ करोगे, तुसी तो बकरी हो गए हो कि करो ना करो ना करो ना। अब ऑलरेडी इन्होंने अपने अवाम को इतनी गोली दे दी है कि जी हम तो जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कराची टेक ओवर कर लिया, हमने ये कर, पता लगा अवाम को हुआ नहीं। ऑलरेडी वो नाराज़ हैं और वो सवाल खड़े हो गए वहाँ। तो फिर जब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो क्या करेंगे? और ये होनी है। मैं आज थोड़ा सा वक्त हो तो वो भी बताऊँगा क्यों होगी फिर। तो फिर इंडिया क्या करेगा? तो अब धमकी ये दे रहे हैं जी कि हम पानी बंद कर देंगे। अब पानी बंद करना जो है वो कोई इतना आसान काम भी नहीं है ना। उसको बंद करने के लिए 4-5 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और हम चुप करके नहीं बैठेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, दे कैन कम एंड उनके जो जहाज़ वाज आ जाएँ वो आके खड़े हो जाएँ वहाँ और सारी शिपिंग को रोक दें। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ब्रेक थ्रू करेगा ना। पाकिस्तान विल से रिमूव और एल्स वील अटैक। तो फिर ये फिर फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो हमारी जहाज़ सबमरीन्स, उनकी जहाज़ शिप्स एंड सबमरीन्स, एंड यू विल फेस अ क्राइसिस देयर। इट्स लाइक LOC के ऊपर उधर वो है, इधर है, ये फायरिंग शुरू है। तो यहाँ तो फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो जहाज़ ही डूब देंगे वो। और वी हैव दी power to do that, not just in the sea but from the air also. तो फिर ये क्या होगा? यही होगा कि जी जैसे पुराने ज़माने में डॉग फाइट होती थी,
कि जी 2 उनके गिर गए, एक आपका गिर गया, वो कहेंगे हमारा नहीं गिरा, हम कहेंगे हमारा नहीं गिरा, एंड सो ऑन। तो मगर राउंड तो हो गया ना। और फिर ये दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस, एंड सो माई सेंस इज कि इंडिया इज इन ट्रबल। इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ इन ट्रबल बिकॉज उन्होंने डिलीवरी नहीं दी। इंडियाज़ मीडिया इज़ इन ट्रबल बिकॉज उन्होंने झूठ बोला, आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। इंडियाज़ एयरफोर्स इज़ इन ट्रबल बिकॉज उनकी नाअहली जो है वो नज़र आ गई है। इंडियाज़ आर्मी इज़ इन ट्रबल बिकॉज दे कुडंट पुट अप अ गुड फाइट ऑन द LOC ऑल्सो। तो रह क्या गया अब? एंड इंडियाज़ फॉरेन ऑफिस इज़ इन ट्रबल बिकॉज उनकी सारी जो थिंकिंग थी अबाउट कि हम ये कर लेंगे, ये सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा, वो तो नहीं मिला। ऑन टॉप ऑफ दैट डोनाल्ड ट्रंप जो हर रोज़ कोई ना कोई दाना डाल देता है इनको नाराज़ करने के लिए। तो इंडिया हैज़ बॉक्स्ड इटसेल्फ इन। इंडिया ने बहुत जल्दबाजी की है। उसका ख्याल था सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनली, उसको नहीं मिली। अब वो पीछे हट नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, तो अब करेंगे क्या? एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर कांग्रेस एंड ऑपोजिशन जो है वो अब इनके गले पड़ेगी। एंड सो बट एट द सेम टाइम इस किस्म की सिचुएशन में लोग डेस्परेट हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के तो बड़े प्लान्स हैं कि अगले 10 साल उसने हुकूमत करनी है, मगर आज के हालात के अंदर आज आप अगर इलेक्शन कराएं तो शायद मेरा ख्याल है ही माइट जस्ट स्क्रैप थ्रू। अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो बिहार में आ रहे हैं ना, तो वो देखिएगा वहाँ क्या होता है, किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, वो तो उसकी गढ़ है। मगर ये जो एक सिनिसिज्म है ना कि ये झूठ बोला गया हमारे साथ, ही इज़ फेल्ड, दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑन हिम। और क्या वो डेस्परेशन में फिर कुछ करता है या नहीं करता? अगर करता है तो उसके नताइज क्या होंगे? सो आई थिंक आगे बड़ी टेंस सिचुएशन डेवलप हो रही है, स्पेशली विद इन इंडिया। तो आप इससे कांग्रेस को स्ट्रेंथन होता देखते हैं? ये बस सब लाहौर से पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी दे आर लुकिंग एट इट एंड थिंकिंग कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और कांग्रेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं। आई मीन 2-3 मोटे मोटे सवाल हैं कि भाई आपने कैसे कह दिया कि ये पाकिस्तान ने किया है? आपने क्या तफ्तीश की है? आप तो बंदा नहीं एक पकड़ सके। आप कहते हैं यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, मगर आपको एक बंदा नहीं आपने पकड़ा अभी तक। आपने कोई इंक्वायरी भी नहीं की, हमें बताया नहीं, पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यहाँ तक कि एयरफोर्स के लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कितने जहाज़ गिरे, आप तो हमें वो भी नहीं बताते। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी में पार्लियामेंट को नहीं बता सकते। तो दिस इज़ वीकनेस। और ये कांग्रेस इस वक्त स्मेल कर रही है कि ये अच्छा मौका है टू अटैक। बट डोंट फॉरगेट बीजेपी इस वक्त सारे इंडिया में छाई हुई है एंड कांग्रेस बेचारी बैकफुट पे सिमटी हुई है। हाँ, तो काफ़ी अरसे से राहुल गांधी हैज़ नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड उस किस्म की लीडरशिप या करिश्मा जो लीडर्स में होता है। नरेंद्र मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत ज़बरदस्त है, जैसे यहाँ खान साहब की है और नूरली की नहीं है, वहाँ कांग्रेस की कोई ख़ास नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस के शशि थरूर साहब जो है वो बीजेपी के स्पोक्समैन बन गए हैं। इतना प्रेशर है एंड सो ऑन। तो आई थिंक कांग्रेस विल ट्राई टू टेक एडवांटेज। आहिस्ता आहिस्ता खुल के बात होगी वहाँ, और भी बातें आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। अभी इंडिया के मीडिया के अंदर से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और मेरा ख्याल है अगले 30 दिन के अंदर अंदर नई अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो यही है कि अगर कोई और इस किस्म का हादसा हो गया, कोई अटैक आ गई, कोई लोग मारे गए, वेदर मिलिट्री और सिविलियंस, तो नरेंद्र मोदी एक डेस्परेट किस्म का शख्स है, क्या करेगा आई डोंट नो। अगर नहीं कुछ करता इज़ इन ट्रबल, अगर करता है तो देन दे विल बी एन एस्केलेशन। वी आर रेडी, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है एंड चाइना इज़ गिविंग अस द बेस्ट वेपन्स एंड चाइना स्टैंडिंग सॉलिडली विद अस। लोग इंडिया में यही कह रहे हैं कि नाउ बी केयरफुल। आपका ख्याल था आप पाकिस्तान के साथ लड़ने जा रहे हैं, पता ये चला कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था। अब तो चाइना ने अपनी शक्ल भी छुपाने की कोशिश नहीं की, तो खुल के आ गए हैं। तो आई थिंक वो जो इस वक्त जो कहा जा रहा है ना कि एक डब्बा है उसके अंदर नरेंद्र मोदी ने कूदा है, ऊपर से डब्बा बंद करके अंदर बैठ गया। अब क्या करेगा? डब्बा खोल कर निकलता है तो बाहर वहाँ बुलेट्स आर फ्लाइंग, पॉलिटिकल बुलेट्स, और अगर बीच में बैठा रहता है तो सांस घुट जाएगा। सो आई थिंक देयर इज़ अ सीरियस इशू विद नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है। और इस तबसरे के दौरान आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN को जब याद किया, तो लोकल पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे वापस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब ओकाड़ा से डॉक्टर गुलरेज डॉक्टर नजम सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं?
एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है ये तो नून लीग का भी हमेशा पहले होता था, जैसे मतलब कि वो स्टेटमेंट ये ख्वाजा आसिफ जैसे बंदे ने दी हुई है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी मतलब कि दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है वाले नारे लगवाए में अपने जलसों में और रायबंड वगैरह में जब ये होते थे ऑपोजिशन में। तो ये पीटीआई को क्यों ज़रा सा भी ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से सिर्फ जो है ना इतना अताब का निशाना बनाया जा रहा है, मतलब इसकी क्या वजह है कि पीटीआई को मुसलसल 3 साल से किया जा रहा है? मतलब वो तो इतना सवियर बोलते भी नहीं है, मतलब बोटियां नोच लेंगे वाली जैसी स्टेटमेंट जो वजीर दिफा की है वो तो मतलब ऐसी कभी बात नहीं की, मेरा ख्याल में किसी ने भी ऐसे नहीं बात की। तो इसकी क्या वजह समझ में आती है, कोई आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप माजरत के साथ थोड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है। खान साहब ने जो बातें कही हैं और जो पीटीआई ने जो जिस किस्म की एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं और हथियार इस्तेमाल किए हैं, वो मेरा ख्याल है तारीख़ में, मैंने 70 साल की पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे कभी चीज़ इसके करीब भी नहीं आती। ख्वाजा ने 1-2 दफ़ा मेरा ख्याल है गरजा है, 1 आध दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कोई बात की है, 1 दफ़ा मुझे याद आता है आसिफ ज़रदारी ने भी बात की थी। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बात करके तो फिर सॉरी करके और आगे बढ़ते हैं और फिर जाके जब ही पालन देते हैं और इन द मीन वाइल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली आ जाती है, नए चीफ आ जाते हैं तो ये नए चीफ के साथ गपशप मार के जब ही पा के बह जाते हैं। दैट्स वाई दे कीप कमिंग बैक। तो अब खान साहब तो बहुत आगे निकल गए ना। खान साहब के वो तो इल्ज़ाम जो है वो तो एक्चुअली बगावत का भी है ना। अगर आप शायद पीटीआई के सपोर्टर हैं इसलिए आपका ख्याल है कि नहीं वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या आपको आपने कन्विंस कर लिया, ऐसी बात नहीं है। पीटीआई जो पीटीआई ने किया है ये मैंने ऐसी कभी चीज़ नहीं, जो गाली गलोच आपने की है पीटीआई ने, जो खान साहब ने खड़े होके और बातें की हैं आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, एक्स आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी और करंट आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी एंड सो ऑन, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। तो कंपेयर नहीं कर सकते आप। वो 1 आध दफ़ा पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने ख्वाजा साहब ने कह दिया, उसके बाद ख्वाजा साहब लेट गए, तो आप भी लेट जाए ना, तो क्या हो जाएगा? आप लेट जाए, सॉरी कर ले, माफ़ी मांग ले, भाई साहब माफ़ कर दो, असी तुहाडे नौकर हाँ, तो चलो गल अगे बढ़ती है। तुसी तो एक गल तो बाद दूजी गल ते आ जाते हो। तो ये आप प्लीज़ मेहरबानी करें रिकॉर्ड को सही रखें कि आपने जो चौके छक्के मारे हैं, मेरा ख्याल है उसके कंपैरिजन में तो मियां नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने इक्का दुक्का ले लिया होगा और वो भी शायद रन आउट हो गए होंगे। अच्छा, ये डॉक्टर गुलरेज जी इसी से ये पॉइंट आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बार बार कहते हैं कि अपने वाइट हॉर्स से नीचे उतरे, पीटीआई को कहते हैं, वो कहते हैं कैसे नीचे उतरे? खान साहब इनविटेशन दे चुके हैं बार बार कि मैं बातचीत को तैयार हूँ। अब वो क्या करें? वो कहें कि मैं करप्शन को लीगल समझता हूँ, या फिर वो ये कहें 9 मई में मुझे फांसी दे दो। हुकूमत के पास ताकत है, तो हुकूमत अपने वाइट हॉर्स से नीचे क्यों नहीं उतरती? आप हुकूमत को क्यों नहीं कहते कि वो आगे बढ़ें और वो बातचीत करें? अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं कि जी खान साहब तो वाइट हाउस से उतरे हुए नीचे और वो कह रहे हैं हुकूमत जो है वो वाइट हाउस से नीचे उतरे, यही कह रहे हैं ना आप। और तो एक्चुअली सूरत हाल मेरा ख्याल है 2 हाथ से ताली बजती है। खान साहब कभी कहते हैं मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करूँगा। तो ये तो फिर खान साहब नहीं ना नीचे उतर रहे, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है हम तो है ही नहीं गेम के अंदर। गेम के अंदर तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बात करें, आगे डिस्कस करें कि अगली इलेक्शन कब होगी, क्या होगा, पार्लियामेंट के आए। आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आते एंड सो ऑन। तो ये नहीं सही बात कि जी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। देखिए इस वक्त कुछ 2-3 बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे हुए हैं खान साहब के ऊपर। वन ऑफ दम इज़ ऑफ द 9 मई एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। उसके लिए काफ़ी एविडेंस है और मेरा ख्याल है अगले 1 आध दिन में जनरल फैज़ को भी सज़ा हो जाएगी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें निकलेंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बट चले, दूसरी बात ये है कि नेगोशिएशंस इसलिए आगे नहीं बढ़ती कि खान साहब को कोई ट्रस्ट नहीं करता। खान साहब इतने यू टर्न्स लेते हैं कि नोबडी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के लिए तो सऊदी अरेबिया ने गारंटी दे दी थी ना, और आसिफ ज़रदारी ने तो अपनी गारंटी दे दी थी खप्पे पाकिस्तान। तो एंड सो ऑन। तो खान साहब इज़ नॉट रेडी टू टॉक। वो कहते हैं मेरी बात होगी या किसी और की बात नहीं होगी। अभी एक प्रोग्राम मैं देख रहा था कि एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि खान साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके अगले दिन उन्होंने DGFIA और IB को बुला लिया और कहा कि ये लिस्ट है, ये लोग हैं, इनको पकड़ो, अंदर करो, इनके नीचे निकालो, इनके ऊपर क्या क्या और जेलों में डालें इनको। तो खान साहब तो पहले दिन से इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई शुरू करने वाले थे। और आखिरी पॉइंट आपका कि ये लोग तो सारे करप्ट हैं तो इन, और खान साहब तो बड़े साफ़ सुथरे हैं, इट्स नॉट द केस। हाँ, माजरत के साथ
बिल्कुल ऑनेस्टली जो करप्शन केपी में हुई है पीटीआई ने की है, और जो करप्शन खान साहब की एक्सटेंडेड फैमिली ने की है, वो कुछ छुपी हुई बात नहीं है। जो पंजाब के अंदर जो हो रहा था अंडर बुज़दार एंड द फ्रेंड्स ऑफ द बेगम, अब रहने देना इस बात को। जो बात तस्लीम करने वाली होती है, अगर आप वो तस्लीम कर लें तो बात आगे बढ़ती है। अगर आप वही नहीं तस्लीम करते और ये कहते हैं जी ये तो चोर ने थे, असी साफ सुथरे स्नो वाइट ना, तो ऐसा काम नहीं चलता। अगर आप होते तो शायद थिंग्स माइट हैव बीन बेटर, बट योर गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट हैज नॉट बीन लाइक दैट। पीटीआई गवर्नमेंट वाज अ बैड गवर्नमेंट फॉर 4 years and it was a corrupt government, and Punjab was and KP were the sources of corruption. तो इसलिए ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर। ये कांट से जी मैंने तो पता ही नहीं सी की हो रहा है, मेरे यार दोस्त करते पे सन, मेरी बीवी दी यार दोस्त करते पे सन, वो जो चीफ मिनिस्टर में लगाया सी जिन्होंने असी क्या सारे ने क्या कढ़ो है तो करप्शन हो रही है, और नहीं जी उन्हें मैं नहीं करना, दिस इज नॉट ऑन ना, बी फेयर। ठीक है। अब शांगला से फजले हादी। पिछले कई प्रोग्रामों में आपने पाकिस्तानी मैशियत के लिए बहुत बुरा आकस दिखाया था, लेकिन अभी सिटी साहब हमने अपनी तवक्कुआत को सीपेक के प्रोजेक्ट्स के साथ लगा दिए हैं, जिसका फर्स्ट फेज मुकम्मल हो चुका है और सेकंड फेज पे अभी काम जारी है, और फिर इसके बाद थर्ड फेज होगा। और खास तौर पर इस प्रोजेक्ट को तो इकोनॉमिक गेम चेंजर कहा गया है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल जोन शामिल है, जिसमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी, और फिर उसके बाद चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, और हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर चाइनीज लेबल्स लगेंगे, और इस तरह हमारे एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सिटी साहब आपको पाकिस्तानी मैशियत के लिए कुछ अच्छे दिन भी नजर आते हैं सीपेक के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बाद? देखिए पाकिस्तान की मैशियत जो है वो संभल गई है। पहले ऐसे डाइव मार रही थी, इस हाइब्रिड गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया डाइव को, और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जहाज़ नहीं टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता, तो ये रेविंग अप हो रही है थोड़ी स्पीड लेने के लिए। IMF भी ये कहती है कि जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दूर हो गया है, कुछ सख्तियाँ करनी पड़ी हैं, टाइट करनी पड़ी हैं बेल्ट्स, मगर ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। आपका करंट अकाउंट जो है वो भी पॉजिटिव हो गया है, इंपोर्ट्स गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स ठीक हैं, बढ़ सकती हैं मगर बढ़ी नहीं, मगर इंपोर्ट्स गिर गई हैं। डिवैल्यूएशन हो रही थी वो रुक गई है, बहुत महंगाई हो रही थी वो रुक गई है। अभी तो कह रहे हैं कि महंगाई का ये 2% से भी ऊपर नहीं है इस वक्त, तो इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं। और पहले ये था कि जी 1% ग्रोथ होगी, फिर ये था कि 2% होगी, अब हमें कहा जा रहा है कि 3% इस साल 3%, 2.5% होगी, अगले साल 3.5% पे भी चली जाएगी। तो आहिस्ता 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 थिंग्स आर गेटिंग राइट। मगर इसका ये मतलब नहीं खुशहाली आ रही है, वो अभी नहीं आनी। अगर ये ख्याल है आपका कि रातों रात इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, टैक्सेस कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। अलबत्ता ये है कि कतरा कतरा दर समुंदर। मगर अगर हिंदुस्तान के साथ ये टेंशन रही, जो कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि अब ये सारा वक्त ये टेंशन रहे, उनका ये ख्याल है कि अगर ये टेंशन रहेगी किसी वक्त जंग छिड़ सकती है, तो पाकिस्तान को अपनी डिफेंस अलर्टनेस और सिक्योरिटी के ऊपर और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो संभाल लेंगे, वो 2, 3, 4, 5 अरब डॉलर्स जो है और डिफेंस को दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए प्रॉब्लम, और अभी ऑलरेडी द मिलिट्री हैज़ आस्क्ड फॉर एन इंक्रीज़। वो कहते हैं कि हमारे डिफेंस बजट के लिए पैसे अगले बजट में दें हमें। ज़ाहिर है पैसे खर्च हो गए ना अब इसके बावजूद कि चाइना आपको उधार पे दे रहा है बहुत कुछ, हथियार भी दे रहा है, सब कुछ, मगर एट द सेम टाइम आई थिंक अब टाइट तो करना पड़ेगा। आज की खबर थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे काट लिए हैं प्रोविंसेस के नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के। वो कह रहे हैं कि आपने ये पैसे दे रहे थे, ये पैसे दे रहे थे, आपने दिए नहीं, हमने आपके पहले ही पैसे ही काट लिए जो हमने आपको देने हैं, उसमें से हमने काट लिए। और अब प्रोविंसेस के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि आप मेहरबानी करें, पैसे जितने पहले मिलते थे नहीं मिलेंगे, हमने डिफेंस को देने हैं, या फिर टैक्सेस और बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी लोग रो रहे हैं इसके ऊपर। और तो मैं समझता हूँ कि बेल्ट टाइटनिंग का फिर वक्त आ गया है, और हो सकता है कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। उसकी वजह यह है कि डेवलपमेंट जो है, जो एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट के लिए होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिफेंस के लिए जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव होता है, इट्स लाइक कंजप्शन। तो वील हैव टू गिव अनदर $1 billion आई थिंक टू द डिफेंस
ऑफ पाकिस्तान। और अब तो इस पर कोई शक ही नहीं है ना कि यू नीड टू डू दैट। जो दुश्मन है वो तो कह रहा है कि मैं तो किसी वक्त चढ़ाई कर सकता हूँ, एंड उसकी तैयारी कर रहा है वो। सो आई थिंक इकॉनमी स्टेबल हो गई है, अब चढ़ने लगी थी तो ये इशू इंडिया के साथ खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अब फिर स्टॉलिंग हो जाएगी और अब रिसोर्सेज जो है डिफेंस में देने पड़ेंगे। और थ्रेट ऑफ वॉर जो है उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा अगर यही फिक्र होगा कि जी किसी वक्त भी इंडिया के साथ जंग हो सकती है। आपने देखा कोविड के ज़माने में अच्छे खासी चीज़ें बंद हो गई थी। अभी मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी आपको तंग करती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बिल्कुल सरफेस पे है। जैसे वॉर का थ्रेट सरफेस पे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी सरफेस है। अभी आपने देखा क्या हुआ, ये पानी पर सिंध के अंदर सिंधी नेशनलिस्ट ने सड़कें बंद कर दी थी, और क्या हुआ, जितनी भी एक्सपोर्ट्स पंजाब से जा रही थी, कंटेनर्स जा रहे थे, वो 7 दिन के लिए रुक गए। और इस पिछले ये जो महीना गुजरा है, इसमें जो एक्सपोर्ट्स होनी थी वो सारी अब पोस्टपोन हो गई टू नेक्स्ट मंथ। एंड सो दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसी तरीके के साथ थ्रेट ऑफ वॉर। तो अभी आप जो जिस पानी में आप तैर रहे हैं ना, वो काफ़ी वहाँ गड़बड़ है, वहाँ पानी ऊपर नीचे इधर उधर चल रहा है। अभी वो थंडर स्टॉर्म नहीं आई, मगर वो आ सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी can create problems, and threat of war can actually translate into war, can create problems. इन पानियों में काफ़ी मद्दोजज़र है। आई सो विश के नबील साहब का इससे जुड़ा हुआ सवाल था अमेरिका से, वो हम शामिल कर पाते, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। लियाकत अली मेकन साहब विलायत कोयटा से, ज़ुबैर यूनुस मुल्तान से, आपके सवालों का बहुत शुक्रिया। आपका वीडियो क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी प्रोग्राम में शामिल होने की बढ़ा देता है। कोशिश कीजिए कि वीडियो क्वेश्चन भेजा करें इस नंबर पर जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।